अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत अहम केस के हवाले से जिसकी आज प्रोसीडिंग हो रही है और ये मामला है पंजाब और KPK में इंतखाबात का। सुप्रीम कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग हो रही है और इसके हवाले से आज ये तय पाया था और जिस तरह से बताया था चीफ जस्टिस उमर अता बुदियाल साहब ने, उन्होंने फरमाया था कि हम मंडे को बुलाएंगे सेक्रेटरी डिफेंस को और सेक्रेटरी फाइनेंस को, ताकि हम सिक्योरिटी और बजट की जो सारी सूरत हाल है फंड्स के हवाले से जो बताया जा रहा है वो सारे मामलात हम देख सकें। आज इस हवाले से भी आर्गूमेंट हुआ और सेक्रेटरी डिफेंस ने बताया, उन्होंने कि जनूबी पंजाब और कच्चे के इलाके जो हैं वो हसास हैं और जो दीगर सारी चीज़ें उन्होंने इससे रेलिवेंट बताई। बहरहाल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये हसास मालूमात हैं, ये आप हमें रिटर्न दे दें और इस तरह से इसको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है बताया ये जा रहा है कि 45% पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास करार दिए गए हैं। आप ये समझ लें कि 50% पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास अगर करार दे दिए जाएँ तो फिर ये यकीनन एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। इस हवाले से आर्गूमेंट होते रहे और ये पूछा जाता रहा अदालत की जानिब से कि किस तरह से इस मामले को डील किया जा सकता है। चूँकि अब हम ये देख रहे हैं कि मरदमशुमारी भी हो रही है तो बहुत सारा स्टाफ जो है वो वहाँ पे इंगेज है, तो फिर इस वक्त मुश्किल है और फिर सिक्योरिटी के मामलात को डील करना एक मुश्किल अमर है। लेकिन अली ज़फ़र साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनकी खिदमात ली जा सकती हैं, या नेवी से आप देख लें और एयरफोर्स से देख लें, वहाँ पर भी जो हैं जवान उनकी खिदमात ली जा सकती हैं। इसके लिए कोई जंगजू की हमें ज़रूरत नहीं है। ये मामला चलेगा। बहरहाल सेक्रेटरी डिफेंस से अब अदालत ने कहा कि वह चंद घंटों तक या फिर कल सुबह सारी जो डिटेल्स हैं, सरबमोहर जो फाइल्स हैं वो आप हमें दें, हम उनको देख लेंगे कि इस मामले को कैसे आगे लेकर बढ़ना है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इशू है बहरहाल इस वक्त। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो आज अदालत में उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई। सेक्रेटरी साहब जो हैं वो अलील होने के बायस नहीं आ पाए, तो उनसे भी मुख्तलिफ सवालात किए गए और पूछा गया कि इस वक्त क्या हालात हैं। PSDP के हवाले से बात की गई कि क्या इसमें कोई कट लगाया गया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहरहाल चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि 20 अरब जो है वो आप हमें ये बताएं कि किस तरह से निकाले जा सकते हैं। इसी किस्म की जो सारी प्रोसीडिंग है उस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। बाइकआउट के हवाले से भी बात की गई, जब फारूक एच नाइक साहब और अटॉर्नी जनरल जो हैं ऑफ पाकिस्तान, उनको ये कहा गया, चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा कैसे बन सकते हैं जब आप बाइकआउट कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बाइकआउट के हवाले से कहा कि हम इसका बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चूँकि इत्तेहादी है लेकिन हम बाइकआउट की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो फुल कोर्ट का मुतालबा है उसको ज़रूर उस पर गौर करना चाहिए। और जो फ़रीक बनने की बात की जा रही थी उस पर आज भी दरख्वास्त दी गई कि ये तमाम तर्जमातों को इसमें फ़रीक बनाया जाए। इस पर हम बात करेंगे और मेरे साथ बड़ी रेलिवेंट शख्सियात मौजूद हैं जिनसे हम ये चाहते हैं कि सारी डिस्कशन करें। प्रोग्राम में हमारे साथ हाफिज़ साहिर खलील साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं। साफ़ी साहब भी मारूफ तजियाकार हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। हुमायूं खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हुमायूं खान साहब भी सीनियर तजियाकार हैं। हाफिज़ साहब, सर मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। आज की जो प्रोसीडिंग हुई है अगर हम उसको ज़रा थोड़ा सा सीक्वेंस में लेकर चलें तो सबसे पहले तो बाइकआउट के हवाले से बात की गई है, फिर दरख्वास्त दी गई कि जिसमें तमाम जमातों को फ्रीक बनाया जाए। उसके हवाले से मैं चाहती हूँ कि ज़रा डिटेल्स हमारे साथ। बहुत शुक्रिया नाहिद। आज बहुत अहम जो है वो समाअत हुई है और यूँ लगता है कि ये समाअत जो है अब एक फ़ाइनल शेप की तरफ बढ़ रही है। आज जब समाअत शुरू हुई है तो बहुत से मुबस्सिरीन ये तवक्को ज़ाहिर कर रहे थे कि शायद फ़ैसला भी आज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, बल्कि ये मामला जो है वो कल तक जा रहा है, क्योंकि कल सेक्रेटरी डिफेंस से भी ये कहा गया है कि वो चाहें तो कल रिपोर्ट दे दें तो हम उसका जायज़ा लेंगे चैम्बर में और उसके बाद फिर हम आगे ज़मीनी हक़ाइक़ को देखेंगे। देखिए, आज जब समाअत हुई है शुरू तो चीफ जस्टिस ने ये बाइकआउट की बात जब चली है शुरू में ही, तो ये 1 अप्रैल को मीटिंग हुई थी PDM की लाहौर में प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत, जिसमें ये फ़ैसला हुआ था कि ये जो फुल कोर्ट है ये बनाई जाए और फुल कोर्ट इस मुकदमे की समाअत करे, वरना ये है कि PDM बाइकआउट पर मजबूर हो जाएगी। तो आज जब ये मामला चला है बाइकआउट वाला,
तो अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात वाज़ेह की और फारूक नाइक साहब की तरफ से भी ये बात वाज़ेह हुई, जिस पर अदालत ने ये कहा कि भाई अगर आप बाइकआउट पर नहीं हैं तो हमें तहरीरी तौर पर बता दें, ताकि यह है कि उसको प्रोसीडिंग को फिर हम ज़ाब्ते के तहत आगे चला सकें। तो एक तो बाइकआउट वाला भी मामला तय हुआ। फिर उसके बाद जो बात चली वो ये था कि इलेक्शन की तारीख कैसे मुलतवी हुई। तो उस पर जो है अदालत की ऑब्जर्वेशन ये थी और रिमार्क्स ये भी सामने आए कि इलेक्शन की तारीख अदालत ही मुलतवी कर सकती है और वो ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर फ़ैसला करती है। और इस बारे में अभी ये वाज़ेह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें क्या अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है। उसने अदालत को एतमाद में लिया था, प्रेसिडेंट को लिया था, ये जो 8 अक्टूबर की ये जो तारीख आई थी उसके हवाले से उस हवाले से जो है ये 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर की जो डेट आई है, जी। तो वो ये मालूम करना चाहेंगे कि भाई कि ये डेट किस तरह से आगे गई। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी, इसी नुक्ते को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। कमर दिलशाद साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम कमर दिलशाद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, हम इसी नुक्ते पे पहले बात कर लेते हैं कि माजी में भी इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी होते रहे हैं, इस तरह की मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं। ज़रा उस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा कि क्या वजूहात रही हैं और तरीक़ाकार क्या रहा है जिससे इनको मुलतवी किया जाता रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन ख़ुद मुलतवी कर सकता है या फिर अदालत जो है वो तारीख़ इसकी बदल सकती है? और अभी भी जो 8 अक्टूबर की तारीख आई है, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद डेट आगे बढ़ाई है या फिर अदालत के साथ मुशावरत होती है या अदालत के हुक्म पर किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन ने जो डेट 8 अक्टूबर दी है वो उनके पास इख्तियारात हैं। ओके। और आइन के इलेक्शन एक्ट जो हमारा सेक्शन 217 है उसको सेक्शन 58 में लिखा हुआ है कि अगर नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए तो इलेक्शन कमीशन डेट उसकी एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन उसकी कापी जो है फॉर इंफॉर्मेशन वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को देगा। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने 4 सफ़र में पूरी जस्टिफिकेशन दी है, उसके बाद वो डेट एक्सटेंड कर दिया। वो सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे, फैसला वो खुद कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन खुद करेगा फैसला खुद करेगा, सुप्रीम कोर्ट को हदायत नहीं दे सकती। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को डिक्टेशन नहीं दे सकती। ओके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसलिए डिक्टेशन नहीं दे सकती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि जो उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है और जो उसके जो मेंबर जो है इलेक्शन कमीशन के वो हाई कोर्ट के जज के बराबर हैं। तो जब उनके बराबर हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बराबर में, तो वो ये कह सकते हैं कि हाँ जो अभी जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो ये कह सकते हैं रिमांड कर सकते हैं, रिमांड कर सकते हैं। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो डेट एक्सटेंड की है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्टेट देखनी है या 90 डेज देखने हैं। आर्टिकल 254 में बाकायदा जिक्र है कि अगर नागुज़ीर हालात की बना पर डेट एक्सटेंड करनी पड़ कर सकते हैं, कोई ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं है। तो ये तमाम मामला देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने ये कहा है कि हम 3.5 लाख फौज नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की इतनी बड़ी अहम स्टेटमेंट को नजरअंदाज कर देंगे वो? तो ये सारे मामला को देखना पड़ेगा। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, वो भी पाकिस्तान के वफादार है, हम भी पाकिस्तान के वफादार है, वो भी आर्टिकल 5 के वफादार है, हम भी आर्टिकल 5 के वफादार हैं। अच्छा मुझे सर ये कहिएगा, इस पर सिक्योरिटी के हवाले से मैं दोबारा भी आपसे बात करूंगी। माजी में जिस तरह से इलेक्शन डिले होते रहे, ताख़ीर हुई, जाहिर है कि गैर मामूली हालात में ऐसा हुआ, तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने खुद फैसला किया और इन्फॉर्म किया। यही एक प्रैक्टिस है, यही एक तरीक़ाकार है जो हमेशा से पाकिस्तान में चलता आया है। क्या ऐसा ही है? आज कल मैंने जो इंटरव्यू दिया, जो कल जंग अखबार में पूरा छपा है, पूरे डिटेल दे दी मैंने, पूरा ट्रेल दे दिया कि जनाब ये इलेक्शन के पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जगहों पर अपने डेटे एक्सटेंड किए, खुद अपनी पावर के तहत अवामी नुमाइंदगी एक्ट सेक्शन 108 के तहत, जो अब वो इलेक्शन एक्ट 58 का हिस्सा बन गया है। तो सारा चीज हमने बताई कि जनाब वो बेनजीर का जो वाक़या पेश आया, साना वाक़या पेश आया, 8 जनवरी को इलेक्शन थे, तो वो 18 फरवरी को इलेक्शन करवाए। तो उस टाइम 60 दिन कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट पूछे जरा, वो 60 दिन कहाँ चले गए? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 18 फरवरी को किया और जो नोटिफिकेशन किया और मेरे दस्तखतों से जारी हुआ है, वो भी रिकॉर्ड मुकाले 18 फरवरी को हमने किया। इसी तरह के जो MQM ने इस्तीफे दिए 93 में, 14 कौमी असम्बली के मेंबर थे और 25 सूबाई असम्बली के मेंबर थे, तो जस्टिस नेम ने 6 महीने एक्सटेंड कर दिया। तो वो 60 दिन किधर गए? वो कहाँ गए 60 दिन?
इसी तरह स्वात में 2 MNA 2 MPA कत्ल हो गए थे, तो जस्टिस नईमुद्दीन ने 4 महीने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो कहाँ गए? ये तो पूरी मिसालें मौजूद हैं। अब ये कहते हैं जी आप कर नहीं सकते, आप वो ये नहीं कर सकते, पूरे कानून तो पढ़ लें आप। इसलिए कल मेरे जंग अखबार में पूरा डिटेल दे दिया ताकि हमारे जो मुतल्लिका हल्के पढ़ लें, देख लें। ठीक है। अच्छा, गरीब बंदे महंगाई बड़ी है, गवर्नमेंट की मेहरबानी जो मुफ्त लोगों को कूड़ा देन रहे ने। अल्हम्दुलिल्लाह, वजीर आजम पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान के बाबरकत महीने में 1,58,00,000 मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटा फराहम करने के फैसले के बाद पंजाब के 1,60,00,000 मजीद खानदानों को भी मुफ्त आटा मुहैया करने का इनकलाबी फैसला। खसूसी रमजान रिलीफ पैकेज में मुस्तहिक अफराद की खातिर मजीद तोसी, 10 रोज में 3 करोड़ से जायद मुफ्त आटे के थैलों की तकसीम। दर्द दिल रखने वाले वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की काविशों से अब पंजाब का कोई फर्द भूखा नहीं सोएगा। मुफ्त आटे की सहूलत 60,000 से कम आमदन वाले हर खानदान के लिए है। ये सहूलत 25 रमजानुल मुबारक तक मुयस्सर रहेगी। हुकूमत पंजाब। थोड़ा सा मरदमशुमारी की तरफ भी आते हैं कि मरदमशुमारी 30 अप्रैल को गालिबन ये प्रोसेस ख़त्म होगा और सारा जो स्टाफ है वो वहाँ पर भी इंगेज है। फिर अगर मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ नहीं होती हैं तो किस तरह से साफ और शफाफ इलेक्शन हो पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। ये कितना संजीदा मसला है और ये फिर ये सारे फैसले तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं किए थे। हल्का बंदियों का ताल्लुक तब हो गई है। अब इस मरदमशुमारी को इसके साथ हम शामिल नहीं करेंगे कि मरदमशुमारी अभी चल रही है, MQM ने मुतालबा किया है, वो तस्लीम नहीं कर रहे। तो हमारी जो पुरानी हल्का बंदी जो 2018 में हो गई थी उसकी बुनियाद पर इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर में भी। और ये तमाम जनरल इलेक्शन जो है उसी हल्का बंदी पुरानी हो चुकी है। अब ये मरदमशुमारी का इस मामले से अब ताल्लुक खत्म हो गया है। ठीक है। और इलेक्शन में पाकिस्तान अपनी पुरानी हल्का बंदी पर इलेक्शन करवाएगा और वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी भी कर दिया है। तो ये सारे मामला तो अब सारे चलते जा रहे हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी मुकम्मल की हुई है और आगे सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने भी तजुर्बा करके मैंने बता दिया आपको कि ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में है। अगर ये फैसला आ जाता है कुंवर साहब कि इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं उसी डेट को, तो फिर इलेक्शन कमीशन तैयार है? किस तरह से इस चैलेंज को वो देखेगा? सिक्योरिटी और फंड्स के हवाले से जो बात हो रही है, तो फिर क्या सूरत बनती है? वो अपनी राय देते हैं, जजमेंट सामने आएगी। तो 30 अप्रैल की तारीख निकल चुकी है। अब 30 अप्रैल को तो इलेक्शन होते नहीं है। अब तो अगर डेट अगर देगी, एक्सटेंड करेगी या कोई बात करेगी, वो ये कहेगी कि इलेक्शन में पाकिस्तान आज से अपने फैसले पर नजरसानी कर लें। अब अगर आज सेक्रेटरी डिफेंस ये कह देते हैं कि हम 3.5 लाख का अमला इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं, तो फिर ठीक है, फिर इलेक्शन में पाकिस्तान उस पर फैसला कर लेगा। अगर सेक्रेटरी फाइनेंस कहता है जी मैं 25 अरब रुपया देने को तैयार हूँ, तो फिर ठीक है। फिर इलेक्शन जो है वो 15 मई के बाद हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 30 अप्रैल निकल गई। अब 30 अप्रैल को तो इलेक्शन नहीं हो सकती। तो मुमकिन डेट 15 मई रखी जाए या जून रखी जाए। इसके बाद बजट भी आ रहा है, IMF की भी शर्तें आ रही हैं, ये सारी बातें सामने आ रही है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईन और कानून को देखना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 5 देखना है, रियासत के वफाद देखने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज साहब अब आपकी तरफ आऊंगी, आपने उनकी भी गुफ्तगू सुन ली और जो आप अपनी बात भी कर रहे थे उसको मुकम्मल कर लीजिएगा इस गुफ्तगू की रोशनी में। देखिए, एक तो बात यह है कि जहाँ तक इलेक्शन की डेट का मामला है उसमें इलेक्शन कमीशन खुद ये स्टेटमेंट जारी कर चुका है कि इलेक्शन कमीशन 3 तरह के इलेक्शन की डेट देता है। नंबर 1 सदारती इलेक्शन हो, नंबर 2 सेनेट का इलेक्शन हो, नंबर 3 बाई इलेक्शन हो। ठीक है। आज जनरल इलेक्शन की डेट जो है वो या तो प्रेसिडेंट देते हैं या गवर्नर देते हैं, उनकी तरफ से आती है। सूबे का अगर मामला हो तो गवर्नर की तरफ से आएगा, मरकज़ का अगर मामला हो तो प्रेसिडेंट डेट अनाउंस करता है और वो एडवाइस होती है गवर्नमेंट की एडवाइस पर। तो ये इसमें तो कोई भाम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बाई इलेक्शन होते हैं वो तो डेट जो है उधर की चलती है। ठीक है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, देखिए, उसमें अदालत खुद भी कह रही है कि हमें ज़मीनी हकायक देखना है। ज़मीनी हकीकतें क्या हैं कि फंड्स नहीं है, ज़मीनी हकीकतें क्या हैं, सिक्योरिटी का मामला है। तो ये देखिए, अदालतें कोई हवा में फैसला नहीं कर सकती।
फैसला वही होता है जो फरीकैन काबिल कबूल फरीकैन के लिए। आज फैसला भी नहीं आया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आज फैसला नहीं, उन्होंने देखें आज अदालत ने बार बार ये कहा है, सेक्रेटरी डिफेंस से भी कहा है कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम फौज के साथ फौज को सहूलत देना चाह रहे हैं कि ताकि ये मामला जो है खुश असलूबी के साथ तय हो। और यही वजह है कि आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको भी कहा है कि हम सुनेंगे, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमने ये बात आपकी मुस्तरद नहीं की कि फुल कोर्ट ना बने। कहाँ लिखा है हमने किसी जजमेंट में या किसी जगह पे हमने, बल्कि आपको तो ये मुतालबा करना चाहिए कि लार्जर बेंच बना दें। और यही वजह है कि अटॉर्नी जनरल ने जो मुतालबा किया है अब वो लार्जर बेंच की तरफ जा रहे हैं। लार्जर बेंच का मतलब ये है कि इस बेंच से मुख्तलिफ होगा और इस बेंच से बड़ा होगा। तो बात जो है वो चल रही है आगे की तरफ। आपको लगता है फिर लार्जर बेंच की तरफ जाया जाएगा, फिर थोड़ा चलेगा ये मामला आगे? देखिए, आज जो आर्गूमेंट्स हुए हैं और जो मीडिया पे ख़बरें समाअत के हवाले से बाहर निकली है, तो उसमें तो तासुर यही दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच की जानिब इशारे मिले हैं और अटॉर्नी जनरल ने अभी उस पर बहस शुरू नहीं की, बल्कि अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा भी कि अगर आप चाहते हैं तो लार्जर बेंच पे आप बहस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उस पर बाद में मैं बहस करूँगा। आर्गूमेंट इस वक्त जो नाजरीन के समझने के लिए बिल्कुल सादा अल्फाज में कानूनी पहलू तो हाफिज़ साहब ने भी बयान किया और उससे पहले कंवल दिलशाद साहब ने भी इस केस के कानूनी पहलुओं के बारे में बहुत तफसील से बात की, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। आर्गूमेंट जो समझने के लिए ज़रूरी है आम देखने वालों के लिए वो ये है कि हुकूमत का जो इस वक्त अदालत के सामने जो इस्तिदा है वो बहुत सादा सी एक बात है। हुकूमत का ये कहना है कि सो मोटो एक्शन जो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, वो सो मोटो एक्शन का अमल ही अदालत के खुद ब्रदर्स जजेस ने 3-4 के अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया है। तो इस वजह से इस मामले को ख़त्म किया जाए, इस प्रोसीडिंग ही को सिरे से ख़त्म किया जाए और इंतज़ामिया को अपना काम करने दिया जाए। हुकूमत तो इस बात से इनकारी हरगिज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से 2 दिन पहले एक फेक खबर चली थी कि शायद उन्होंने ये कहा था कि हम इंतखाबात नहीं करवाने जा रहे। फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने उसकी वजाहत की कि हुकूमत ने कभी ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं करवाने जा रही है, तो आइन से खुला इनहिराफ है। आजता तारड़ साहब ने भी कहा कि मरियम नवाज तो कैंपेन उन्होंने शुरू कर दी, इलेक्शन की तैयारी हम अपनी कर रहे हैं, कैंपेन मसला क्या है? मसला यही है कि हुकूमत का ख्याल ये है, आजम तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, जब फैसला आया तो उन्होंने कहा कि अदालत ने वफाक के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए 4-3 की अक्सरियत से, यानी 4 की अक्सरियत से इस फैसले को सोमोटो एक्शन के अमल को गलत करार दिया है, खिलाफ कानून करार दिया है। लिहाजा ये बहस यहाँ पे ख़त्म होती है और हम इंतखाबात का ऐलान जो है मुनासिब वक्त में ज़रूर करेंगे। एक बात। दूसरी बात, फिर आज जो अटॉर्नी जनरल ने बहुत अहम बताई है, एक तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, जो कंवर दिलशाद साहब का एक मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से एक आज़ाद एंटिटी है, एक आज़ाद इदारा है, वो तो अपनी जगह पे एक आर्गूमेंट है। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल साहब ने एक दूसरा नुक्ता अदालत के सामने उठाया कि आइन के आर्टिकल 254 के तहत ये आइनी तकाजा भी है कि इंतखाबात की तारीख़ जो है वो एग्जेक्टिव की मजबूरियों के तहत या एग्जेक्टिव इंतज़ामी मजबूरियों के नतीजे में आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये आइन में इलेक्शन कमीशन से हट के एक शेक मौजूद है, तो उस पर भी बात हो रही है। और फिर जो सिक्योरिटी की हालात है वो आपके सामने है कि वो हमारी तरजीह ही नहीं है। हमारी अपोजिशन जमात के सबसे बड़े जो लीडर है इमरान खान साहब ने कभी उस पर बात ही नहीं की। उसकी जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी हंसी मजाक में उस बात को उड़ाया गया पीटीआई की तरफ से। हालांकि टीटीपी की जो एक प्रेस रिलीज पिछले दिनों जारी हुई, सिर्फ मार्च के महीने में टीटीपी ने
40 से ज़ायद हमले ख़ुद तस्लीम किए कि हमने किए हैं, और इसमें 54 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतों का उन्होंने दावा किया है, और इसी तरह दर्जनों जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को ज़ख्मी करने का भी उनकी तरफ से दावा है। आप देख लीजिएगा कि हालात आपके मशरकी पट्टी में क्या है और आपके मगरबी पट्टी में क्या कुछ हो रहा है, ईरान के सरहद पे क्या हो रहा है। ये चीज़ें जो है आज से हालात इतने हसास है कि सेक्रेटरी डिफेंस ने बड़ी अदालत में तफसीलात देने से इसलिए इनकार किया कि शायद इससे दुश्मन फ़ायदा उठाए। हाँ। तो ये तमाम सूरत हाल जो है कानूनी और आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अपनी दानिश है, अपनी विजडम है, फैसला उनकी तरफ से जो भी आएगा उस पर तो बाद में बहस मुबाहिसा होगा। एक आम शहरी के तौर पे ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो फौरी इंतखाबात के हक़ में नहीं है, ये एक मेरा तज्ज़िया है। ठीक है, अच्छा आप फंड्स के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं ज़रा, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इस पे बता पाएंगे, और सिक्योरिटी के तो हम कर ही रहे हैं कि जो सारे इश्यूज चल रहे हैं, हम एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त इस इशू पर? देखिए, अभी कंवर दिलशाद साहब ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का या बाकी कोर्ट्स के बारे में कहा कि मुख्तलिफ चीज़ों पे उनकी जो है लफ्ज़ उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग यूज़ किया, मैं वो नहीं करूँगा कि वो जो है गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के ऊपर जो है बहुत सारी जगहों पे जो है वो रुकावट बनने की जो है हमें बनती हुई नज़र आती है कि आपको बताया जाए कि यहाँ से पैसे ना लें, यहाँ से ले लें, तनख्वाहें कम कर दें, उससे यहाँ से जनरेट कर लें। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव फ़ैसला है, गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए। सारे जो कॉलीग्स हैं उन्होंने बड़ा सैर हासिल गुफ्तगू की। मैं इसको थोड़ा सा और पॉलिटिकल सेंस में सिंप्लीफाई करना चाहूँगा कि खान साहब ने दो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं ख़ुद चलती हुई गवर्नमेंट्स, अपने एक तो चीफ जस्ट जो उनके मिनिस्टर थे उनके कहने के ख़िलाफ़, और फिर उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हमने गलत किया, इसको नहीं करना चाहिए। अब वो अपनी चलती हुई हुकूमतें तोड़ के अब उसके लिए अदालतों में जाके कह रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएँ, जिसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने इकट्ठे इलेक्शन करवाने सारे सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट में। इरफान कादिर साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा भी है कि जब गवर्नर पंजाब ने अपनी मर्जी से, तो उन्होंने नहीं डिसॉल्व की ना असेंबली, ये तो इनकी मर्जी से हुआ है, तो ये इस पे तो बात ही नहीं होनी और इसकी एक बड़ी पॉलिटिकल कॉनोटेशन। गरीब बंदे महंगाई बड़ी है, ये गवर्नमेंट की मेहरबानी जो मुफ्त लोगों को टोड़ा देन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वजीर आजम पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान के बाबरकत महीने में 1,58,00,000 मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटा फराहम करने के फैसले के बाद पंजाब के 1,60,00,000 मजीद खानदानों को भी मुफ्त आटा मुहैया करने का इनकलाबी फैसला। खसूसी रमजान रिलीफ पैकेज में मुस्तहिक अफराद की खातिर मजीद तोसी, 10 रोज में 3 करोड़ से जायद मुफ्त आटे के थैलों की तकसीम। दर्द दिल रखने वाले वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की काविशों से अब पंजाब का कोई फर्द भूखा नहीं सोएगा। मुफ्त आटे की सहूलत 60,000 से कम आमदन वाले हर खानदान के लिए है। ये सहूलत 25 रमजानुल मुबारक तक मुयस्सर रहेगी। हुकूमत पंजाब। पॉलिटिकल कॉनोटेशन है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं किसी भी तरह अगले चंद महीनों में सूबों के अंदर हो जाते हैं, वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है तो वो फेडरल इलेक्शन अगर होते हैं तो उसके ऊपर असरअंदाज होगी, और अगर पीटीआई वाले वहाँ पे उन जगहों पे इलेक्शन हार जाते हैं तो उन्होंने नहीं मानना कि इलेक्शन ठीक नहीं, और ये हमने शुरू से देखा। तो ये जो हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करने की बात की थी, और जहाँ से आपका सवाल शुरू हुआ था कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या इस चीज़ की इजाज़त देती है, इस वक्त हम IMF के साथ अपनी डील फाइनलाइज करने की उसमें है, और उसमें जो एक सबसे बड़ी कदगन जो नज़र आ रही है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और इलेक्शन का अगर इकट्ठे ना हुए तो वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ेगी। इलेक्शन हमने जमहूरियत करनी किस लिए, ताकि लोगों को साथ लेके एक ऐसा माशरा बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान तरक्की कर सके। मसाइल सारे बता दिए, मर्दमशुमारी है, हल्का बंदी है, माशी सूरत हाल है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये सारी चीज़ों को अगर आप एक तरफ रख दें, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर इलेक्शन इन दो सूबों में हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, अब मुख्तसरन मैं ये चाहती हूँ कि इस पे जिस तरह से पॉलिटिकल सारा सिनेरियो उसको भी हम ज़रा सम अप कर लेते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा, अगर कोई डायलॉग्स होते हैं, कुछ मुज़ाकरात होते हैं, सिर्फ इलेक्शन के बारे में बात होगी, लेकिन हमारी जो बाकी लीडरशिप है वो उसमें शामिल होगी, मैं नहीं हूँगा। नहीं, ये तो ये तो फिर इनकार वाली बात है ना, ये जमहूरी किस्म का रवैया। खान साहब का जो रवैया है बिल्कुल ये जमहूरी तकाज़ों के बिल्कुल मेल नहीं खाता, और ये ना सिर्फ गैर जमहूरी बल्कि ये रवैया जो है ये पार्लिमानी रवायात के बिल्कुल बरक्स है। जिस पार्लियामेंट की वो बात करते हैं, जिस पार्लियामेंट में वो आना चाहते हैं, जिस पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये पार्लियामेंट तो बात करती है डायलॉग की। और आज जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है उसमें देखें असद उमर को सुना है उन्होंने, तो एक रास्ता उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए खोल दिया है, खुद खोला है उन्होंने। हालांकि कल तक वो कह रहे थे कि हम सियासी जमातों को फरीक बनाने के हवाले से बाद में फैसला करेंगे, हालांकि ये एक सियासी जमातें जो हैं इलेक्शन के मामलात का सबसे बड़ा फरीक है। आज उन्होंने असद उमर को बुलाया तो इसका मतलब यह है कि अब दूसरा रास्ता भी खुला है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी एंटर होंगी सुप्रीम कोर्ट में, अपना मौका पेश करेंगे। देखिए यही तरीका है कि आप किसी मामले को सुलझाने का, कोई जो सवाल है उसको उसका सलूशन का यही एक तरीका है कि डायलॉग किया जाए। लेकिन खान साहब जो हैं अगर वो नहीं भी मानते तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायलॉग नहीं होना चाहिए। उनकी पार्टी में अच्छे लोग भी मौजूद हैं और वो खुद कह रहे हैं कि वो डायलॉग होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने आज फिर कहा है ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर कि डायलॉग जो है वो होना चाहिए। जब डायलॉग की बात हो रही है तो इस डायलॉग को आगे बढ़ाने का कोई अमली सबूत भी तो दें। पीटीआई की क़यादत, उसका तरीका यही है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है या प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑफ़र की है उस ऑफ़र को कबूल करें। आज स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो गोल्डन जुबली मना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें भी वो पीटीआई को इनवाइट कर रहे हैं। तो पीटीआई को इन मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और खुद आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये जो मामला जो इलेक्शन की सूरत में एक उलझाव पैदा हो रहा है उसको हम एक कोई इसका सलूशन निकाल सकें और सलूशन ऐसा होना चाहिए जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काबिल कबूल हो। बिल्कुल यही बात है कि अगर देखें ये अगर सलूशन ना निकला और इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। सलूशन के बगैर तो मुझे लगता है इलेक्शन भी नहीं होंगे। जो इस वक्त सूरत हाल है, कैसे इलेक्शन होंगे जब आप बैठेंगे नहीं। साफ़ी साहब, क्या अदालत ही इनको फरीक बनाएगी, वहाँ पर ये अपने आर्गूमेंट्स देंगे, ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे, ये आपस में भी मिल बैठेंगे? आपको याद होगा 4-5 रोज़ पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि चल रही हैं कुछ मीटिंग्स हमारी बैकडोर, उसमें वो चल रहे हैं मुज़ाकरात, लेकिन जो लोग हमारे पास आते हैं उनके पास मैंडेट नहीं होता है। जब मैंडेट नहीं होगा तो फिर कैसे ये बात आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल नाहिद, आपके प्रोग्राम में कई मरतबा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि सियासतदानों ने ही इस मसले को हल करना है। अगर इदारों पे तकिया किया जाएगा और इदारों की तरफ देखा जाएगा और ये समझा जाएगा, सोचा जाएगा कि इदारे ही उनकी सियासत को आगे बढ़ाएंगे या कांधा पेश करेंगे, तो ये रविश किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब ने तो अभी पिछले हफ्ते कहा था कि वो इलेक्शंस पे बात करने के लिए हुकूमत के साथ तैयार है, लेकिन अभी उस पर भी उन्होंने यू टर्न ले लिया कि नहीं, मैं ख़ुद नहीं बैठूंगा। और उनकी अब आप जानती है कि उनकी नेगोशिएटर्स जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी साहब है। तो अब वो सब जानते हैं कि पीटीआई में इन दो हज़रात की क्या हैसियत है। अगर किसी नतीजे पे शाह महमूद या परवेज़ इलाही किसी नतीजे पे पहुंचते हैं बाकी सियासी जमातों के साथ बातचीत पे, तो हमें इल्म है कि वो इमरान खान साहब के मंशा के मुताबिक अगर नहीं होगा तो वो इनकार कर देंगे, उसको नहीं मानेंगे और वो एक सही ला हासिल ही वाली बात होगी। अब तो ये एक जो उनकी तरफ से जो बातचीत सामने आ रही है कि उन्होंने मुज़ाकरात नहीं करना, तो वो ऐन उनके मिजाज के मुताबिक और मुतवक्का तौर पे जो उनसे अमल का एक जो तवक्को की जा रही थी बदकिस्मती से, उसी पे वो अमल पैरा नज़र आ रहे हैं, जो हमें एक और सियासी बहरान की तरफ लेके जाएगा। और जो अदालती मामला है वो भी संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। देखिए पीडीएम का ये मुतालबा नहीं है कि इलेक्शन नहीं करवाने, उनका ये मुतालबा है कि स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब का ये मुतालबा है कि इन 3 रुकनी बेंच ने अमूमन मुस्लिम लीग नून
और शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं, जिसमें बकौल उनके, चूँकि अदालती मामला है तो मैं उन्हीं की ज़ुबान, जो उनकी ज़ुबानी जो बातें मीडिया में छपी है, अखबारात में जो शाया हो चुका है, बकौल उनके कि ये अदालत उनके साथ इंसाफ, ये बेंच जो है उन के साथ इंसाफ के तकाज़े पूरा करना में नाकाम रही है, और ये लोग जो हैं, जो 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, उन पे उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। तो अब जो नज़ीरे हो पहले माजी में मौजूद है, जब जब मौकिलीन की तरफ से इस किस्म के खदशात का इजहार किया जाता है जजों पे, कोई पहली बार नहीं हुआ है, तो फिर वो जज आज खुद जो है वो बेंचों से अलग होते हैं। हत्ता हमने ये भी देखा है कि तफ्तीशी क्रिमिनल केसेस में तफ्तीशी अफसर पे जब मुलजिमान की तरफ से या मुलजिम की तरफ से एतराज़ होता है तो बाज़ औक़ात उनकी भी सुनवाई होती है और तफ्तीशी अफसर तक तब्दील किए जाते हैं। ये तो एक आला आईनी और कानूनी मामला है। हाँ। तो इस पे तो ज़रूर मेरे ख्याल में, और भी मैं आखिरी बात इसमें ये कह दूं कि ये हम ये तसव्वुर नहीं करते कि ये 3 जज साहिबान जो है नाइंसाफ़ी करेंगे। ठीक है, नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह पे, PDM का मौक़िफ़ अपनी जगह पे, लेकिन ये किस तरह तसव्वुर किया गया है कि बाकी जो जज साहिबान हैं जिनको बेंचेस में शामिल नहीं किया जाता, वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेंगे। ये भी तो नाइंसाफ़ी है ना। हाँ। अगर PTI का ये मौक़िफ़ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इमरान खान साहब का और PTI का कोई केस नहीं सुनेगा और उनकी सुनवाई भी होती है, और आज भी असद उमर साहब को सुना गया है, हालांकि PTI पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस केस में वो भी फरीक है। हाँ। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर जो है उनको बमुश्किल बोलने की इजाज़त मिली है, लेकिन असद उमर साहब को जो है उनको इजाज़त दी गई है। तो अब बाकी जो फरीकैन हैं उनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए और इस बहस को ख़त्म होना चाहिए कि ये 3 रुकनी बेंच, ये भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, ये भी इंसाफ करेंगे, लेकिन बाकी जो जज साहिबान है उनका जो है उन पे भी एतराज़ जो है वो नाजायज़ वो दूर किए जाने चाहिए, तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात। अच्छा, मैं वो डायलॉग्स से ही आपकी तरफ आऊँगी कि डायलॉग्स हो सकते हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमारे पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो तुर्की के रास्ते पे हम जाएंगे या म्यांमार के रास्ते पर हम जाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन भी क्या गुंजाइश बनती है, निकलती है कोई ऐसी सूरत? गरीब बंदे महंगाई बड़ी है, गवर्नमेंट की मेहरबानी जो मुख लोगों को तोड़ा देन रहे ने। अल्हम्दुलिल्लाह, वजीर आजम पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान के बाबरकत महीने में 1,58,00,000 मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटा फराहम करने के फैसले के बाद पंजाब के 1,60,00,000 मजीद खानदानों को भी मुफ्त आटा मुहैया करने का इनकलाबी फैसला। खसूसी रमजान रिलीफ पैकेज में मुस्तहिक अफराद की खातिर मजीद तौसी, 10 रोज में 3 करोड़ से जायद मुफ्त आटे के थैलों की तकसीम। दर्द दिल रखने वाले वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की काविशों से अब पंजाब का कोई फर्द भूखा नहीं सोएगा। मुफ्त आटे की सहूलत 60,000 से कम आमदन वाले हर खानदान के लिए है। ये सहूलत 25 रमजानुल मुबारक तक मुयस्सर रहेगी। हुकूमत पंजाब। डायलॉग होने तो चाहिए, और इस वक्त होने चाहिए, इससे कोई जी मैं ये कह रहा हूँ कि इन मसाइल का हल सिर्फ इस वक्त डायलॉग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन दी गई कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के अपने मामला तय करें। लेकिन जो हमने पिछले 7-8 महीनों में ट्रजेक्ट्री देखी, और जिस तरह मैंने पहले अपनी बात का आगाज़ किया था कि खान साहब ने अपनी 2 चलती हुई हुकूमतें गिराई ताकि दोबारा वहाँ पे इलेक्शन करवाएं। इसकी कोई आपको लॉजिक समझ आती है कि आपकी मौजूदा हुकूमत है जिसके अभी 1.5 साल रहता है प्रोविंशियल असम्बलीज़ की, वहाँ पे उसको तोड़ के खुद और अब हुकूमत पे दबाव कर रहे हैं कि उधर इलेक्शन कराएं। तो इससे आपको समझ आ रही है कि जो उनका मौक़िफ़ है वो डायलॉग नहीं है, वो मेथड टू द मैडनेस यही हमें बताती है कि इन्होंने केओस पैदा करना है और इस केओस के नतीजे में आपने देख लिया धरनों की सियासत करने, सिविल नाफरमानी की जो उनकी इस किस्म की तहरीकें थीं, 126 दिनों का जो उनका धरना था, वो तो उनकी सारी जो पॉलिटिक्स रही है इससे पहले भी
वो कॉन्फ्रंटेशन की थी, और जब वो हुकूमत में आए हैं तो उसके दौरान भी उन्होंने हुकूमत कम की है, कॉन्फ्रंटेशन की है अपोजिशन से। तो अब दोबारा जब वो अपोजिशन में आए हैं तो वो डायलॉग नहीं, किसी की बात नहीं सुनते थे, अपनी हुकूमत के दौरान भी यही उनका, और अभी भी लग यही रहा है कि वो कॉन्फ्रंटेशन ही चाहते हैं, और उसी के नतीजे में जो है वो अपना जो है पोस्टल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, बाकी कोई मकसद नहीं, और उसके लिए डायलॉग उनको फेवर नहीं करता। बड़ी ख्वाहिश है कि इलेक्शंस होने चाहिए, जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो उसके लिए भी कोई रास्ता देने को तैयार नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब इसको बदकिस्मती कहें या लैक ऑफ विजन ऑफ लीडरशिप कहें, कि एक ऐसा बंदा जो एक बड़ी पार्टी का सरबराह है, जो मुल्क का एक वज़ीर आज़म रहा है, और मुल्क को इस वक्त इतने बड़े माशी मुश्किलात और सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसमें बाकी लोगों के साथ गुफ्तगू करके कोई हल निकालने की बात की जा रही है, कोर्ट्स आपको कह रही हैं लेकिन आप नहीं करना चाह रहे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, अच्छा हाफिज साहब, मुख्तसरन ज़रा इसी पे थोड़ा आप कुछ कहना चाह रहे थे कि फिर मेरे पास एक और टॉपिक है, उस पर बात करनी है। बात यही है कि खान साहब जो हैं वो उनकी ज़िद जारी रहेगी और यकीनन वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएंगे, लेकिन मुल्क में जो अहले दानिश हैं, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट है, वो मौजूद है, पार्लियामेंट काम भी कर रही है, और पार्लियामेंट को ही इसका सलूशन निकालना है। जिस तरह अदालती इस्लाहात आई हैं, अब इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी हों, ताकि इंतखाबात में जो शफाफियत पर एतराज़ात उठते हैं वो दूर किए जाएं, और इलेक्शन का जो अमल है वो इतना शफाफ होना चाहिए कि तमाम फ़रीक़ैन जो हैं उसको कबूल करें, उसके नताइज को कबूल करें, और माजी की तलखियों को दूर करके ही ये काम हो सकता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि अगर कि खान साहब जो हैं वो अपनी ज़िद और अना के बाइस आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें तवक्को करनी चाहिए कि उनकी पार्टी के अंदर जो अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं, वो यकीनन अपनी क़यादत पर ये दबाव डालेंगे। ख्वाजा आसिफ बिल्कुल ठीक, उनकी तो बात हो रही है, परवेज़ खटक के साथ भी बात हो रही है, और लोग भी उनसे मुलाकातें करें, लेकिन बात यही है कि जो आपकी लीडरशिप आकर बात करे, उसके पास मैंडेट हो, और आप जो बात करें ना सर कि वो दबाव डाल सकें, सर ये बहुत बड़ी नहीं, देखें बात ये है कि जब ये माजी में बात कर रहे थे मिलिट्री लीडरशिप के साथ प्रेसिडेंट हाउस में, उस वक्त भी खान साहब जो हैं 2-3 लीडरों को भेजते थे, बाद में उसको अनाउंस कर देते थे कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है डायलॉग से, हालांकि खुद मुलाकातें करते रहे हैं। लेकिन बात यह है कि वो जो भी सूरत है इस वक्त, सूरत हाल का जो इजाला किया जा सकता है, जो बेहतरी लाई जा सकती है, उसका हल हमें या तो देखें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी, और या तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठें, और बैठ के उन्होंने कल भी कहा है, जो जुमे को प्रोसीडिंग मुलतवी की थी, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बैठें और बैठकर को तय करें, तो हम प्रोसीडिंग आगे कर देंगे, मुलतवी कर देंगे कुछ अरसे के लिए, खुद कोई फैसला। लेकिन अफसोसनाक बात यह, प्राइम मिनिस्टर ने कल लाहौर की मीटिंग में भी कहा है कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बातचीत की तरफ बढ़े भी तो सही ना। सर वक्त कम है, इस पर हम मजीद बात भी कर सकते थे कि कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन एक और ख़बर भी मेरे पास मौजूद है, उस पर मैंने आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। ख़बर ये है हमारे पास कि खंजराब पास पर पाक चीन तजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो एक मरतबा फिर बहाल हो गई हैं। कोविड-19 की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रोक दी गई थी। अब इससे सी पैक समेत जो दूसरे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हमें उम्मीद है कि ज़्यादा तेज़ी से काम हो पाएगा, और ये बड़ी अच्छी ख़बर है पाकिस्तान के लिए। साफ़ी साहब आपकी तरफ आऊँगी, इस पर अपनी राय दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं तो इसको एक ख़बर नहीं, एक खुश ही से ताबीर करूँगा पाकिस्तानी कौम के लिए, क्योंकि 2-3 साल जो सुस्त और खुंजराब पास पे जो ज़मीनी रास्ते के ज़रिए चीन के साथ जो तिजारती सरगर्मियाँ हमारी मुअत्तल हुई थी, इससे ना सिर्फ जो गिलगित बल्तिस्तान के बसने वाले जो करीबी आबादी है और या कारोबारी तबके है, उनको काफ़ी परेशानी का सामना और काफ़ी माली मुश्किलात का सामना था, बल्कि पूरे मुल्क में इसके असरात हमें नज़र आए थे। सप्लाई चेन मुतासिर हुआ था, क्योंकि आप जानती है कि बहुत ज़रूरी चीज़ें जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, पाकिस्तान के जो आम कम्योडिटीज़ में के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसकी एक बहुत बड़ी खेप जो है हम चीन से मंगवाते भी है, और बहुत सारी चीज़ें इस साइड से भी चीन बज़रिया सड़क जो है उसका तिजारत का सिलसिला बरसों से जारी रहता है। लेकिन कुछ तो कोरोना की वजह से ये हालात ऐसे हो गए थे कि रास्ता बंद करना पड़ा, और कुछ जो माजी की हुकूमत थी
उनकी अदम दिलचस्पी और उनके कुछ ऐसे इक़दामात के नतीजे में ये रास्ता इतनी तवील मुद्दत तक बंद रहा। इसकी वजह आप जानती है कि माजी की हुकूमत जो थी इमरान खान साहब की क़ियादत में, उनकी तरजीह सीपैक या चीन के साथ तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देना नहीं था। और इसके इशारे जो है आप मुलाहिज़ा कर सकती हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान उसमें भी उस जानिब इशारे थे। फिर मरियम नवाज़ साहिबा का जो बयान है उसमें भी वो बात की गई, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा का जो बयान है उसमें भी ये इन इल्ज़ामात का जो है वो इआदा किया गया। और हमने ख़ुद भी महसूस किया, मायून खान साहब आपको बेहतर फैक्ट एंड फिगर के साथ बता सकते हैं कि किस तरह माजी की हुकूमत में, यानी इस हुकूमत से पहली वाली हुकूमत ने किस तरह पाक चीन के साथ जो है ताल्लुकात को मुतासिर किया, स्पेशली सीपैक और इससे रिलेटेड जो बाकी मंसूबे हैं वो किस तरह कटाई में पड़ गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर अब हमें सुनने को मिली है कि खंजराब पास के ज़रिए पाक चीन तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हुई है, और ऑब्वियसली इसका जो है असर सीपैक समेत जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान दीगर तिजारती ताल्लुकात है उस पर मस्बत ही पड़ेगा। बिल्कुल होगा। जो ट्रेड वॉल्यूम की हम बार बार बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं हमायूं साहब आप? जी, इसको आप इस तनाजुर में देखें। एक तो ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ये खुलता है हर साल सर्दी की वजह से, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। इस दफ़ा उसको 2 दफ़ा आर्जी तौर पे खोला गया, तो उस दौरान 128 के करीब हमारे जो सरहदी एहलकार हैं उनके हुए, को 328 के करीब ट्रक आए और 6000 टन की करीब जो है गुड्स की जो है ट्रांसपोर्टेशन हुई। एक्सीलेंट। ये साल जो है 2023 जो है सीपैक के 10 साल पूरे हो रहे हैं इस साल। और इसको ऊपर अभी एहसन इकबाल साहब बाव फोरम में थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक तकरीर की 28 मार्च को। उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का पूरा अदा किया कि जब 2013 में हमने साइन किया था तो उस वक्त मुल्क शदीद हालात के अंदर मुश्किलात का सामना था, इकनॉमिक और सिक्योरिटी की। तो सीपैक के इन 7-8 सालों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। इकनॉमिक्स जो हमारी वो GDP थी वो इंक्रीज़ हुई, नौकरियाँ मिली, बिजली जो बहुत ज़्यादा कम थी वो पूरी हुई। तो उसका जो है इस 10 सालों में, और ये एक अच्छी खबर, और फिर उसके साथ पाकिस्तान और चाइना का जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, इसमें अभी हमें जो माशी मुश्किलात थी उसमें चाइना ने $2 अरब हमें जो है सेफ डिपॉजिट में दोबारा दिए। $1.2 बिलियन आपको जो है, अभी IMF की डील हुई नहीं और बाकी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उसको देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के तनाजुर में ये जो दोबारा चाइना का खंजराब पास को खोलना है, बावजूद उसके कि चाइना की नो कोविड पॉलिसी थी जो पूरी दुनिया में मशहूर थी और उस पर क्रिटिसाइज भी किया गया, तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ अपनी सरहद को खोल के दोबारा ये एक मैसेज दिया है कि हम अपने दोस्तों को इस वक्त जो है अकेला नहीं छोड़ेंगे। और सीपैक जो अब इसकी 10th JCC दोबारा होने वाली है, उसमें नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो साइन होंगे। तो ये एक ओवरऑल बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। ठीक है हाफिज साहब, सर वक्त खत्म हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? नाहिद, बात यह है कि सीपैक जो मुतासिर हुआ वो तो कोविड का तो एक आलमी वबा थी, लेकिन जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने शकूक व शुबहात का इजहार किया, साहब ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, बल्कि इसमें यह कहा गया कि करप्शन हो रही है और कुछ लोगों के नाम भी लिए गए हुक्मरानों की तरफ से। ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बात थी। चीनी सफारत खाने की तरफ से वजाहती बयान जारी करना पड़ा, चीन की गवर्नमेंट बीच में दरमियान में मुदाखलत करना पड़ी कि ये बिल्कुल गलत इल्ज़ामात हैं कि पाकिस्तान में सीपैक के मंसूबे जो हैं वो ज़ेर अल्तवा इस वजह से हो रहे हैं कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो इल्ज़ामात मुख्तलिफ लगा रही है। बहरहाल अब ये है कि एक ये खुशकुन लम्हा है पाकिस्तानी कौम के लिए कि न सिर्फ ये है कि तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं, बल्कि ये जो काफ़िलों का तबादला होगा, इसके ज़रिए ओवरऑल पाकिस्तान की कौमी मईशत जो है उसमें बेहतरी आएगी। और जब ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें वफूद के तबादले होते हैं, और जब वफूद के तबादले होते हैं उसके नतीजे में दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत न सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि बहुत ज़्यादा बुलंदी की तरफ जाएंगे। तो ये एक अच्छी ख़बर है और उम्मीद ये करनी चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम इस राहदारी की सहूलतों से भरपूर इस्तेफ़ादा करेंगे और अशियाए जो ज़रूरिया की जो निर्ख हैं उनको भी अतदाल पर लाने में मदद मिल सकती है। सही है, हमारा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा और जो इस वक्त सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तेज़ी आएगी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त जिस इकोनॉमिक सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मेरे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद थे, रशीद सफ़ी साहब मौजूद थे, हमायूं खान साहब मौजूद थे। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।